हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा परसेंटेज चेंज, और हमने उसकी एक्सरसाइज सेकंड जो है वो हमने सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो हमारा टॉपिक था परसेंटेज चेंज और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी सेकंड एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट सॉल्व हो चुका था और उसके बाद हमने 5 और 6 ले लिए। तो अब हम लेते हैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो लेते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर मैं ले रहा हूँ सेकंड जो है वो क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या हो रही है यहाँ पर, इंक्रीज बाय 44%, इंक्रीज बाय 44%। ओके, फिर ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंड इट्स टेकन टू सम हाइट, एंड इट्स टेकन टू some height, ठीक है, from earth surface, ठीक है, such that gravitational acceleration, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 36%। फाइंड द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, फाइंड द इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 44%, सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो 44% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, इट्स टेकन टू सम हाइट फ्रॉम अर्थ, ठीक है, वो अर्थ से कुछ हाइट लेता है, सच दैट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 36%। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो 36% से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फाइंड द इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो अपन को देखना है। तो देखिए सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में क्या है, T = 2π√L/g, ये हमारे पास फॉर्मूला है। आपको पता है इसके अंदर L इसकी लेंथ है, G इसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, यहाँ पर T यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड है, और 2π यहाँ पर कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बन के आता है रिलेशनशिप में प्रपोर्शनल के अंदर, वो क्या आएगा, T प्रपोर्शनल में L/g रूट के अंदर, ये बन के आता है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको आप 2:1 के रेशियो में लिखिए। तो मैं इसको 2:1 के रेशियो में लिखूँगा। तो देखिए T2/T1 है, और यहाँ पे आप लिखेंगे, ये देखिए L2/G2, फिर इंटू यहाँ पर L1/G1, ये आप इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। फिर देखिए इनिशियल वैल्यू है वो कितनी लिखोगे आप, 100 लिखोगे। इनिशियल वैल्यू आप 100 लिखोगे, तो आप 100 लिखिए। T2 आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसने क्या कहा है, द फाइंड द इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपन को फाइंड आउट करना है, ये दिस। फिर देखिए ये देखिए L1 और G1 ये कितना है, L1 आप कितना मानोगे बेटा, इनिशियल वैल्यू 100 मानिए, इसको इनिशियल वैल्यू कितना 100 है, तो इसको आप 100 मानिए, ठीक है। G की वैल्यू हम नहीं रखेंगे यहाँ पर, हमें इनिशियल वैल्यू जो है उसकी 100 माननी है, क्योंकि ये जो वैल्यू हमें दे रखी है वो परसेंटेज चेंज में दे रखी है।
ठीक है, परसेंटेज में दे रखी है इसलिए हम इसका इनिशियल वैल्यू 100 मानेंगे, ना कि जी की एक्चुअल वैल्यू मानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं L2 और G2 लेता हूँ बेटा, तो L2 लूँगा तो ये बोल रहा है इफ़ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय 44%, यानी कि आप इनिशियल 100 लेते हो, 44% इंक्रीज होती है तो 144। ठीक है, फिर बोल रहा है बेटा जी जो लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेते हैं तो वो कितना है 36% से वो डिक्रीज हो रहा है, 36% से वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, इसका 64 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जो आएगा 12 और ये अपने पास में 8 आएगा बेटा। फिर देखिए यहाँ पर आप इसको T2 इजिकल टू 12 इंटू 100/8, तो यहाँ पे कर सकते हो इसको, यहाँ पे आप कर सकते हो इसको 6 से, तो आपके पास में T2 जो आएगा वो कितना आएगा 150 आया। तो इस तरीके से आपके पास में जो डेल्टा T निकल के आएगा वो T2 माइनस का T1 होगा, और ये कितना होगा अपने पास में T2 कितना है 150, तो 150 माइनस का 100, तो आपके पास में कितना मिल जाएगा ये 50%। तो ये है डेल्टा टी आपके पास में 50% आया। तो डेल्टा टी जो है यहाँ पर 50% जो है यहाँ पर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर 50% से वो इंक्रीज हो गया है। फिर देखिए एक्सरसाइज सेकंड का आई है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसका थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इन कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इन कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इन यहां पे देखिए इन कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इन कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाटर is replaced by such a liquid, फिर बोला यहां पर ये बोला गया है whose density is 20% less and surface tension is 40% more, is 40% more। फिर देखिए यहां पर ये कह रहा है देन फाइंड परसेंटेज चेंज, then find percentage change in height of liquid, compared to height of water, compared to height of water in capillary tube, देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाटर इज रिप्लेस्ड बाय सच ए हाइट लिक्विड। कैपिलरी ट्यूब का एक्सपेरिमेंट होता है, वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन चैप्टर के अंदर। तो उसमें क्या होता है, एक कैपिलरी ट्यूब होती है, उसको पानी में लिक्विड के अंदर वाटर में डालते हैं, तो
तो ये बोल रहा है कि वो कैपिलरी ट्यूब जो होती है वहाँ से पानी को रिप्लेस कर देती है, उस लिक्विड को रिप्लेस कर देती है। फिर बोलता है डेंसिटी इज 20% लेस, ठीक है, एंड सरफेस टेंशन इज 40% मोर, उसकी जो सरफेस टेंशन जो होती है वो 40% मोर होती है। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन हाइट ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड का जो परसेंटेज चेंज होगा इन हाइट का वो कंपेयर टू हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पर उसकी जो है हाइट में परसेंटेज चेंज है वो कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब का जो सरफेस टेंशन में एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला क्या है देखिए, 2TR H rho g, 2T, ये 2T बेटा नल वाली नहीं है, ये जो 2T है ये T जो है यहाँ पर टेंशन है, T यहाँ पे क्या है सरफेस टेंशन है, R यहाँ पे कह सकते हो बेटा कैपिलरी की रेडियस कह सकते हो आप, H यहाँ पर क्या है हाइट है उस लिक्विड की, फिर देखिए रो यहाँ पर डेंसिटी है, G यहाँ पर एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब देखो जो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो वैल्यू हम रखेंगे, बाकी सबको अपन कांस्टेंट मान के हटा देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या क्या दे रखा है बेटा, एक को आपको डेंसिटी दे रखी है, जब डेंसिटी दे रखी है तो इसको आप रखोगे। फिर आपसे कहा है कि सरफेस टेंशन T जो दे रखी है 40% मोर, इसको आप रखोगे। देन 5% चेंज इन हाइट, हाइट के अंदर आपको परसेंटेज चेंज है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास में H रहेगा, रो रहेगा और T रहेगा, G और R जो है यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक बार हम देख लेते हैं कि जो R जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्वेश्चंस के अंदर डेंसिटी दे रखी है आपको, फिर आपको यहाँ पर सरफेस टेंशन दिया हुआ है और आपको यहाँ पर परसेंट चेंज इन हाइट ऑफ लिक्विड कंपेयर टू हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पर R के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रखा है, तो R यहाँ से उड़ा देंगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो H बचेगा, ठीक है। तो देखिए ये कांस्टेंट है, ये उड़ गया, R उड़ गया, G भी उड़ जाएगा। हमें यहाँ पर H जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इस फॉर्मूले को H के फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास में जो आएगा H इजिकल टू, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको H इजिकल टू यहाँ पर T अपॉन रो, T अपॉन रो जो है ये फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। G कैंसिल आउट हो गया, 2R कांस्टेंट हो गया बेटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा H T अपॉन रो, ये फॉर्मूला बन गया। तो इसको आप 1:1 के रेशियो में लिखिए, इसको आप 2:1 के रेशियो में लिखिए आप T2 अपॉन रो 2, फिर आप लिखेंगे इसको यहाँ पर T1 अपॉन रो 1, T1 अपॉन रो 1, ठीक है। इनिशियल वैल्यू जो है हम हमेशा 100 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 100 एज्यूम करेंगे, ये अपन अभी निकालेंगे, ये तो एक तरह से बेटा कैंसिल आउट ही हो जाता है। अब देखिए T2, यहाँ पे आप देखेंगे कि द कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाटर इन रिस्पेस बाय सच ए लिक्विड हुज डेंसिटी 20% लेस, जो डेंसिटी जो होती है वो 20% लेस हो जाती है, यानी कि 80% रहेगी। फिर ये बोल रहे हैं एंड सरफेस टेंशन 40% मोर देन 40% मोर, यानी कि सरफेस टेंशन क्या होता है 40% मोर हो जाती है, तो 40% मोर इट्स मीन 140। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फिर आप इसको कर सकते हो बेटा, या फिर आप इसको सीधा कीजिए, सीधा कीजिए इसको आप, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर इसको 4 से डालिए और इसको आप 7 से डालिए, ठीक है। तो ये अपने पास में ये 25 हो जाएगा बेटा। तो जो S2 जो आएगा अपने पास में वो कितना आएगा बेटा, $175। तो हमारे पास में डेल्टा H जो आएगा वो H2 माइनस का H1 होगा, और ये 175 से आप 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75% जो है वो डेल्टा H जो है इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर 75% से
क्या हो जाएगा, उसका जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व किया है और इसका आंसर आया हमारा 75% इंक्रीज आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चन मैं इसका सॉल्व करवा चुका हूँ। तो इस एक्सरसाइज सेकंड का जो है लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, ठीक है, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय p स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, p स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पे आप लिख सकते हो k इजिकल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। फिर देखिए, फिर बोल रहा है वेयर p इज लीनियर मोमेंटम, वेयर p इज लीनियर मोमेंटम, where p is linear momentum and m is mass, and m is mass। फिर बोला गया है, फिर यहां पे बोला गया है ऑफ ए बॉडी इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी, फिर क्या है, फिर बोल रहा है कि इफ लीनियर मोमेंटम, इफ लीनियर मोमेंटम, इफ लीनियर मोमेंटम, क्या बोल रहा है उसके बारे में? ये बोल रहा है इफ लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 20%, इंक्रीजेज बाय 20%, एंड मास m, एंड mass decreases by कितना बोल रहा है बेटा? 20%। फिर बोल रहा है देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज in kinetic energy, in kinetic energy। तो देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है यहां पर। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। इससे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। p यहां पर लीनियर मोमेंटम है, आपको पता है बेटा, और m यहां पे मास है। फिर ये बोल रहा है लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 20%। ये जो लीनियर मोमेंटम है यहाँ पर, ये यहाँ पर 20% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एंड मास डिक्रीजेज बाय 20%, और इसका जो मास है वो 20% से डिक्रीज हो रहा है। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास में यहाँ पे फॉर्मूला है k इजिकल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉन्स्टेंट है उनको आप उड़ा दीजिए, बाकी को आप यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पे आप 2 को उड़ाओगे तो आपके पास में k बचेगा। यहाँ पे देखिए जिसको आपको फाइंड आउट करना होता है उसको आप लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब पावर 1 है तो भी इसमें कुछ चेंज करना ज़रूरी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको 2:1 के रेशियो में लिखेंगे। इसको 2:1 के रेशियो में लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में जो ये आएगा, यहाँ पे आएगा ये P1 और ये अपने पास में कितना है M1, P1 और M1। ओके ठीक है। फिर इनिशियल वैल्यू कितना मानोगे, एज्यूम करोगे 100। तो यहाँ पर ये 100 है
और ये क्या है K2 है। फिर देखिए ये अपने पास में 100 100 है, तो ये वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, फिर बाद में ये शॉर्ट हो जाता है। तो जब कभी भी इस तरह से फॉर्मूला हो, ठीक है ना, तो उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो रिवर्सली प्रोपोर्शनल में हो तो। फिर देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 20%, तो लीनियर मोमेंटम है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो 120 हो जाएगा। मास जो है यहाँ पर 20% से डिक्रीज हो रहा है, तो ये 80% हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 80%। यहाँ पे आप देखिए P का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, ये ध्यान रखना। पावर अगर 1 1 हो ना तो फिर हो सकता है कैंसिल आउट, अदरवाइज नहीं। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास जो है ये जो K2 की वैल्यू है वो देखते हैं क्या आता है, 120 इंटू 120, फिर ये आएगा अपने पास में 80, ओके। फिर ये 100 और ये 100 इंटू 100, ये अपने पास में आया है। तो आप इसको कैसे कैंसिल आउट करोगे, देखिए ये इधर जाएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इससे कटेगा। अब आप कर सकते हो इसको 4 से, सिक्सटी आएगा इसका बेटा, तो कितना आएगा, K2 आएगा अपने पास में 180, तो K जो है डेल्टा K जो होगा K2 माइनस का K1 से 180 माइनस का 100 इजिकल टू 80%। तो इस तरह से इसका आंसर 80% आ जाता है। तो यहाँ पर आपने इसको देखा, तो इस तरीके से जो हमारी जो है एक्सरसाइज सेकंड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसका आपने सेकंड टाइप जो है जो परसेंटेज चेंज है, इसका आपने सेकंड टाइप जो है वो आपने देखा है। अब सेकंड टाइप देखा है, तो अब इसका थर्ड टाइप देखिए कि परसेंटेज चेंज का जो थर्ड टाइप है वो क्या बोल रहा है। थर्ड टाइप में क्या होगा कि इसके अंदर आपको वही है कि 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आपको परसेंटेज चेंज जो है वो गिवन होगा, ठीक है। 2 या 3 क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज है वो आपको गिवन होगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि परसेंटेज चेंज जो है वो फाइंड आउट नहीं करना। बाकी क्वेश्चन में क्या करते थे अपन, परसेंटेज चेंज जो है वो फाइंड आउट करते थे, लेकिन इसके अंदर अपन परसेंटेज चेंज जो है वो फाइंड आउट नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा इस क्वेश्चन के करने के जो तरीका है, मेथड है, उसमें हल्का सा चेंज है। वो क्या है, देखिए मान लो आपके पास में जो फार्मूला आता है वो ये आ जाता है, ये आप इसको ले सकते हो, ये इस तरीके से ले सकते हो, ये लास्ट फार्मूला हमारा ऐसा ही था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में फार्मूला है, इसमें ये कहा गया है कि आपको फाइंड आउट क्या करनी है, फाइंड आउट इनिशियल वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू ऑफ y ये आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर बाकी तरीका हमारा सेम रहेगा कि इसको आप कैसे लिखोगे। तो देखिए यहाँ पर आप इसको 2:1 2:1 के रेशियो में लिखेंगे आप। फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर x2 है ना पावर a और ये x1, तो इसको आप यूँ लिख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए z2 अपॉन में z1 और ये पावर b, ठीक है। फिर बाद में आप w1 अपॉन w2 ये लिखोगे और ये पावर में c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अपना पिछला जो पैटर्न था वो सेम है। इनिशियल वैल्यू आपको 100 कंसीडर करनी है, तो इसके अंदर आप इनिशियल वैल्यू को 100 कंसीडर कीजिए, और ये जो 2 जो आ रहा है उसके अंदर फिर आप प्लस माइनस का डेल्टा एक्स कर सकते हो। अगर वो इंक्रीज होती है तो प्लस डालिए, अगर आप इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो तो उसके अंदर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसको। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम तरीका है यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आएगी, यहाँ ये आएगी कि अगर आपने इसको 100 वॉल्यूम एज्यूम कर दिया है, 100 वैल्यू है इसकी एज्यूम कर ली है, तो बेटा आप फाइंड आउट क्या करोगे, क्योंकि y1 जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसलिए यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है, जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो उसकी वैल्यू आप जो है
इनिशियल वैल्यू जो है वो आप 100 एज्यूम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर जब मुझे ये कह दिया कि y1 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, मैं यहाँ पर y1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं y2 को क्या लिखूंगा, क्योंकि अब आप बोलोगे कि इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ना सॉल्व नहीं करेंगे। तो सॉल्व क्यों नहीं करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो y2 आएगा वो कितना होगा। देखो मान लो मैंने ये कह दिया कि y में परसेंटेज चेंज कितना है, वो ये देगा कि y2 के अंदर y1 तो आपको फाइंड आउट करना है, और जो वो बोल देगा कि y2 के अंदर इतना परसेंटेज चेंज हो रहा है। मैंने बोल दिया कि y2 के अंदर प्लस 3% या कह दिया 3% का इंक्रीजिंग हो रहा है। तो y2 में 3% का इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको यूँ लिखूंगा, इसको तो मैं y1 ही लिखूंगा, लेकिन इसमें मैंने ये कह दिया कि y में 3% का इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे लूँगा y1 प्लस का 3। मैंने कह दिया कि y में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो 4% का डिक्रीजिंग हो रहा है, तो मैं यहाँ पर माइनस का 4% लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव ऐड होगा उसके अंदर, और डिक्रीजिंग का मतलब वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इतना करना है, बाकी प्रोसेस जो है इसकी सेम है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो करवा देता हूँ, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर जाए। एक बार तो हम करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल है वो ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसमें बेटा आपसे कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर increases by 200 हर्ट्ज, ठीक है। फिर लिखा है when the distance between its bridges कितना कहा बेटा, यहाँ पर ब्रिजेस इज डिक्रीज्ड बाय 25%, एंड टेंशन एंड फिर बोला इसने एंड टेंशन इन इट्स स्ट्रिंग is increased by 125%. Find initial frequency. Find initial frequency of sonometer. ऑफ सोनोमीटर। तो देखिए क्वेश्चन की थीम को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर, पहले तो सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी का वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, n = 1/2L T/m, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। जब हम वेव चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सोनोमीटर आएगा, तब हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे। एन यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एल यहाँ पर उसकी वायर की लेंथ है, और टी यहाँ पर टेंशन है इसका, और एम यहाँ पर क्या इसका मास है, ठीक है। बाकी डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। ये बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर इंक्रीजेज बाय 200 हर्ट्ज। यहाँ पर सोनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज से इंक्रीज हो रही है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स ब्रिजेस इज डिक्रीजेस बाय 25%। ये जो द डिस्टेंस बिटवीन इट्स ब्रिजेस डिक्रीजेस बाय 25%, जो इसका एल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजेस हो रहा है 25% से, ठीक है। तो इसको आप अंडरलाइन कीजिए,
हाँ ये है अपने पास में फ्रीक्वेंसी, ओके, और ये डिस्टेंस है वो 25% से डिक्रीज हो रही है। फिर लिखा है इन टेंशन इट्स स्ट्रिंग इज इंक्रीजेड बाय 125। इसकी जो टेंशन है वो 125% से इंक्रीज हो रही है। फाइंड द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर। सोनोमीटर की आपको इनिशियल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे टी गिवन है, एल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या यहाँ पर मास आपको गिवन है? क्या मास यहाँ पर कहीं पर भी आपको गिवन नहीं है, तो मास कांस्टेंट है, इसको आप उड़ा दीजिए, ठीक है। तो फिर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको यहाँ पर क्या निकालना है बेटा? इनिशियल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। चलिए तो मैं इसको लिखूंगा n2 अपॉन n1 1 अपॉन L1, सॉरी इसको आप लिखिए बेटा T अपॉन L, क्योंकि यहाँ पे 2 जो इसका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट है, m यहाँ पे उठ जाएगा, अपॉन में करोगे तो वैसे भी ये उठ जाएगा, ठीक है। तो सोचने वाली बात ही नहीं इसमें, तो आप इसको लिखिए T2 अपॉन में L2, ठीक है। फिर लिखिए आप यहाँ पर ये अंडर में T1 है और यहाँ पर L1 है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो परसेंटेज चेंज के लिए हमने तैयार कर लिया है कि हम इसको कैसे लिखते हैं। अब देखिए इनिशियल वैल्यू आपको 100 माननी है, सभी की 100 माननी नहीं है, सिर्फ उसकी नहीं माननी है जो आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ पर सोनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। जब वो आपको फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को इनिशियल वैल्यू जो है उसकी 100 आप एज्यूम नहीं कर सकते, बाकी चीज़ों को आप एज्यूम कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 100 और ये इंटू 100 अपॉन में √100, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इट्स ब्रिजेस डिक्रीजेस बाय 25% एंड टेंशन इट्स स्ट्रिंग इज इंक्रीजेस बाय 125%। तो इसकी जो टेंशन है 125 से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो पहले कितनी थी? 100 थी, तो अब कितनी होगी? 125। पहले थी 100, अब वो 125 से इंक्रीज हुई है, तो टोटल कितना हो गया? 225। L2 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इट्स ब्रिजेस डिक्रीज बाय 25%। 25% से वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये कितना हुआ? 75%। 100 थी इनिशियल वैल्यू और उसके बाद 25% जो है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है, तो ये 75 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। फिर यहाँ आइए, यहाँ है मैंने कहा इनिशियल वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की, जिसकी इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम उसमें 100 एज्यूम नहीं करते, कर लेते तो फाइंड आउट अब क्या करोगे? इसलिए आपको यहाँ पर एज्यूम नहीं करनी है। तो इसका आप इनिशियल वैल्यू मैंने मान लिया कितना? n1 है। फिर देखिए फिर ये बोल रहे हैं कि 200 हर्ट्ज इंक्रीज हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो अब कितना हो जाएगा? ये n1 + 200 ये हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर पहले n1 थी, फिर बाद में 200 जो है उसकी इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के ही आ गई है। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए n1 प्लस का 200 और ये n1, ये कितना आएगा बेटा? 15 आएगा यहाँ पर, ये 75 आएगा यहाँ पर, ये 100 आएगा यहाँ पर और ये अपने आपस में 10 आएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखिए तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा? n1 प्लस का 200 और ये 2n1। फिर देखिए n1 को आप इधर लेके जाइए, तो ये 200 2n1 माइनस का n1, तो यहाँ पर कितना आएगा? 200 = n1। तो यानी कि n1 की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में कितनी आएगी? 200 हर्ट्ज आएगी। यानी कि n1 जो है हमारे पास कितना आएगा? 200 हर्ट्ज निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं हम इसका। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका? सेकंड क्वेश्चन भी बेटा इसी थीम पर ही होगा। अब क्वेश्चन क्या है वो अपन देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन अपन सेकंड लेते हैं।
और सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, इफ द मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, इसी का एग्जाम्पल बेटा, इफ द मास ऑफ if the mass of a moving particle is decreases by 2%, is decreases by कितना है बेटा 2%, एंड फिर बोला है इसने and its momentum is increased by, and its momentum increased by 40%, increased by 40%. फिर बोला है then kinetic energy increases by 20 joule, increases by 20 joule. ठीक है, find the initial kinetic energy of particle, find the initial value of kinetic energy, find the initial value of kinetic energy. तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो देखिए आप यहाँ पे किस तरह सॉल्व करोगे, इफ द मास ऑफ मूविंग पार्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%, यहाँ पर मास जो हो रहा है वो 20% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, एंड इट्स मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 40%, और इसका जो मोमेंटम है वो 40% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसका जो मोमेंटम है वो कितना हो रहा है, 40% से इंक्रीज हो रहा है. फिर देखिए देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 20 जूल, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है 20 जूल से. फिर बोला है कि फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की आपको इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करोगे. यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर p²/2m मोमेंटम के साथ जो रिलेशन होता है वो ये होता है. फिर देखिए यहाँ पर मास दिया हुआ है, p दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है. तो इसका जो रिलेशन आएगा बन करके ये आएगा. तो देखिए आप यहाँ पर p2/m2 है, ये स्क्वायर है यहाँ पर. फिर देखिए p1 है यहाँ पर और ये m1 है यहाँ पर, p1 है और m1 है यहाँ पर. तो आप इसको देख सकते हो, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, ये स्क्वायर्स का. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन. तो वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ पे देखो इनिशियल वैल्यू इसका 100 है मास का. ठीक है, तो मास का वैल्यू 100 है. ओके, मोमेंटम है जो यहाँ पर वो कितना दिया हुआ है बेटा, इनिशियल तो बेटा आपको उसको 100 ही एज्यूम करना है. तो 100 × 100 आ जाएगा, 100 × 100. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है. फिर देखिए जो मोमेंटम सेकंड है ये बोल रहा है कि इन इट्स मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 40%, यानी कि अब कितना हो गया है, 140 हो गया. भाई 40% था तो 140 हो गया. स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया. मास जो है ये बोल रहा है कि इफ द मास ऑफ मूविंग पार्टिकल इज डिक्रीजेज बाय 2% से इसका जो मास है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 88%. 2% ये बेटा एक बार चेक कर लेते हैं कि 2% ही है या नहीं है. तो देखिए ये अपने पास में 2% ही होगा. ये देखिए 2% है. ओके, तो 2% से इसका जो मास है वो क्या हो रहा है, इफ़ द मास ऑफ मूविंग पार्टिकल इज डिक्रीजेज बाय 2%, तो यहाँ पर 98 हो जाएगा. ओके, ठीक है. फिर इनिशियल वैल्यूज को K1 मानेंगे और K2 जो वो क्या हो रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंक्रीज बाय 20 जूल.
तो काइनेटिक एनर्जी 20 जूल से इंक्रीज हो रही है, तो K2 कितना जाएगा, K1 प्लस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसकी जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर रख दी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने, हमारे पास जो आई है वो कितनी है, K1 है प्लस का 20 है अपॉन में K1 है, और ये 140 इंटू 140 और ये अपॉन में 98 है, और फिर ये अपने पास में 100 है, और ये 100 इंटू 100 है, ये अपने पास में। ठीक है, फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 हो गया बेटा, ये कितना अपने पास में 200 हो गया। फिर देखिए ये इससे उड़ गया और ये इससे उड़ गया, कितना आसान। तो देखिए K1 प्लस का 20 अपॉन में K1 है, और ये अपने पास में कितना 20 है, सॉरी 2 है। फिर देखिए K1 प्लस का 20 इजिकल टू 2K1, यही है बेटा। फिर देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, 20 इजिकल टू 2K1 माइनस का K1, तो यहाँ पर K1 इजिकल टू कितना जाएगा, 20 जूल जाएगा। K1 इजिकल टू 20 जूल, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 20 जूल है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। फिर देखिए इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इसका फटाफट से सॉल्व करवा देता हूँ क्योंकि इसे एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो आपको मैंने यहाँ पर थर्ड टाइप बताया था उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी बेटा किसका है, फ्रीक्वेंसी का है। चलो देख लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल इसका सेकंड है, और सेकंड एग्जाम्पल के अंदर क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीज बाय कितना कहा इसने कहा है 3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, 3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, इससे ये इंक्रीज हो रही है इसकी फ्रीक्वेंसी। when the wavelength of a wave is decreased by 60%। ओके, फिर बोला इसके अंदर कि फाइंड द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव की इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो है आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर फाइंड द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले समझिए कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीज बाय 3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। जो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज से इंक्रीज हो रही है। फिर ये बोल रहे हैं कि द वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज डिक्रीज बाय 40%। ये वेवलेंथ जो है यहाँ पर 40%, 60% जो है वो डिक्रीज हो रही है, और ये फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं फाइंड द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव की आपको इनिशियल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है, तो वो क्या होता है, देखिए ये हम पढ़ेंगे वेव चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए म्यू 1/λ, ये इसका रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आपको जो फाइंड आउट करना है उसको आप लेफ्ट साइड में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है इनिशियल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ है। तो देखिए मैं इसको 2:1 के रेशियो में लिखता हूँ।
तो देखो क्या लिखूंगा मैं इसका, यहाँ पे लैम्डा 1 और यहाँ पर लैम्डा 2, ये लिखूंगा बेटा, रिवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका, ठीक है। अब देखिए लैम्डा 1 है, इनिशियली मैं इसको 100 ही एज्यूम करूंगा, ठीक है। लैम्डा 2 जो है वो कितना कहा इसने कहा है यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज डिक्रीज बाय 60%, डिक्रीज हो रहा है यानी कि 40 हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर μ1 जो है उसको तो μ1 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं μ1 की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पर इसका इनिशियल वैल्यू जो है वो 100 एज्यूम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा μ प्लस 310⁻14 हर्ट्ज, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्लस में जाएगा। तो देखते हैं इसको अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा देखें μ1 है ना, तो देखते हैं यहाँ पर μ1 प्लस का 300 × 10⁻14 है, और यहाँ पर ये μ1 है, ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अपना कितना जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 बचेगा अपने पास में। अब देखिए यहाँ पर 2.5 आया, तो इसको आप इधर लेके जाइए, तो μ1 प्लस 3 × 10⁻14 हर्ट्ज है इजिकल टू बेटा 2.5 है, और अपने पास में ये μ1 है, ये μ1 ये इधर जाएगा, तो 3 × 10⁻14 हर्ट्ज 2.5 है, μ1 है, और ये यहाँ पर माइनस का μ1 है, तो 2.5 है, तो 1.5 होगा, तो 3 × 10⁻14 है, और ये 1.5 μ1 है, तो यहाँ से जो μ1 आएगा वो कितना आएगा 3 × 10⁻14 है और 1.5 है। यहाँ से पॉइंट डालोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ से पॉइंट डालोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो कितना बचेगा अपने पास में μ1 = 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है μ1 जो आया है वो कितना आया 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। जो फॉर्मूला है वो आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारे फॉर्मूले वहाँ पर आ जाएंगे, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो परसेंटेज चेंज के 3 टाइप थे, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, तो तीनों टाइप जो हमने सीख ली हैं। अब हमने इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है, तो 3 टाइप परसेंटेज चेंज के वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके नेक्स्ट कर लेंगे। थैंक यू बेटा।